गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने दीर्घोत्तरीय 2 प्रश्न कंप्लीट किए थे, एक भारत छोड़ो आंदोलन और दूसरा क्रांतिकारी। तीसरा आज जो प्रश्न हम करने वाले हैं वह है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना क्यों की गई और भारत को स्वतंत्र करवाने में आज़ाद हिंद फौज का क्या योगदान है। ठीक है, या फिर आज़ाद हिंद फौज का स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान रहा, इस तरह हम जानेंगे। आज़ाद हिंद फौज सबसे पहले तो किसने स्थापना की, क्यों की। ठीक है, तो आइए जानते हैं हम आज़ाद हिंद फौज के बारे में। आज़ाद हिंद फौज जो है जापानियों द्वारा, किसके द्वारा, कौन से देश, जापानियों के द्वारा ब्रिटिश सेना के अनेक सैनिक युद्धबंदी बना लिए गए थे। यानी ब्रिटेन ने प्रथम विश्व युद्ध में जब भाग लिया तो भारत के कई सैनिकों को उसमें ले गए और जापान ने ब्रिटिश सेना के अनेक युद्धबंदियों को बंदी बना लिया। उनमें से ही एक थे सैनिक अधिकारी कैप्टन मोहन सिंह। क्या नाम था उनका? कैप्टन मोहन सिंह, जिन्होंने भारतीय युद्धबंदियों को संगठित किया जेल में रहते हुए ही, और फरवरी 1942 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कर दी। कहाँ? युद्धबंदियों को उन्होंने जेल में संगठित किया और फरवरी 1942 को आज़ाद हिंद फौज की उन्होंने स्थापना कर दी। इस फौज की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य भारत की मुक्ति के लिए संघर्ष करना था। और फौज की स्थापना क्यों की गई कि भारत को अंग्रेज़ों की दास्ता से मुक्त करवाने के लिए संघर्ष करना। उन्हें पता था कि बिना संघर्ष के हमारा देश आज़ाद होने वाला नहीं है। तभी सुभाष चंद्र बोस जो है 1943 ईस्वी में जापान पहुंचे, तो रासबिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज का संचालन का कार्य उनको सौंप दिया। रासबिहारी बोस जो है उनके नेतृत्व में 42 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई। उनके कहने पर कैप्टन मोहन सिंह ने ऐसा किया। फिर 1943 में जब सुभाष चंद्र बोस वहां पर पहुंच गए तो आज़ाद हिंद फौज का जो संचालन का कार्य था वो किसे दे दिया? सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभालने के पश्चात घोषणा की कि ईश्वर के नाम पर मैं पवित्र शपथ लेता हूँ कि मैं भारत और उसके 38 करोड़ लोगों को स्वतंत्र कराऊंगा और मैं इस पवित्र युद्ध को अपने जीवन की अंतिम सांस तक जारी रखूंगा। सौभाग्य से आज बहुत अच्छा दिन है, आज उनका स्वर्ण दिवस भी है। आज ही के दिन कहा जाता है कि आज से ही वे हवाई यात्रा में दुर्घटनाग्रस्त उनका प्लेन हो गया था और आज ही हमें ये पढ़ने को मिल रहा है आज़ाद हिंद फौज के बारे में, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। तो उन्होंने जैसे ही फौज का नेतृत्व संभाला और संभालते ही ईश्वर के नाम पर उन्होंने पवित्र शपथ ली कि मैं ईश्वर के नाम पर पवित्र शपथ लेता हूँ कि मैं भारत और उसके 38 करोड़ लोगों को स्वतंत्र कराऊंगा और मैं इस पवित्र युद्ध को अपनी अंतिम सांस तक जारी रखूँगा। इसके अलावा उन्होंने भारतवासियों को एक और नारा दिया, दिल्ली चलो। कौन सा नारा दिया उन्होंने? दिल्ली चलो। ये नारा भी कभी कभी पूछा जाता है परीक्षा में कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? ये दिया सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, अब किस तरह से उन्होंने कार्य किए भारत की स्वतंत्रता के लिए? 1944 ईस्वी को रंगून, वर्तमान में यंगून नाम है, बर्मा देश में स्थित है ये, वहाँ के लिए उन्होंने प्रस्थान किया। बर्मा म्यांमार में अंग्रेज़ों को पराजित करने के पश्चात भारत में उन्होंने प्रवेश किया। यानी बर्मा गए और बर्मा में जो अंग्रेज़ थे उनको पराजित किया। पहले बर्मा में भारत का हिस्सा था और भारत की भूमि पर आज़ाद हिंद फौज ने युद्ध किए तथा अनेक बार ब्रिटिश सेनाओं को परास्त किया। भारत की सीमा में घुस गए और ब्रिटिश सेना से उन्होंने युद्ध किया और ब्रिटिश सेना को कई बार परास्त किया। बर्मा या म्यांमार भारत सीमा पार कर प्रथम बार 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने भारत की स्वतंत्र भूमि पर तिरंगा झंडा फहराया। यानी बर्मा को जीत लिया, उसके बाद में 1944 में भारत की भूमि पर वे आ गए और तिरंगा झंडा यहाँ पर फहरा दिया। इसके पश्चात उन्होंने नागालैंड, कोहिमा इन पर अधिकार कर लिया, परंतु आगे उसे पराजय का मुख देखना पड़ा। पराजय क्यों हुई?
क्योंकि भारी बारिश हो गई थी और रसद की कमी हो गई थी। सैनिकों के हथियार, गोला बारूद सब समाप्त हो गए थे, नहीं तो उसी वक्त हमारा देश आज़ाद हो जाता 1944 में ही। और फिर 1945 में एक वायु दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस का स्वर्गवास हो गया। इसी वर्ष अंग्रेजी सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर, जिनमें प्रमुख रूप से सहगल, ढिल्लन, शहनवाज खां आदि पर मुकदमा चलाया और देश भर में उनकी रक्षा के लिए आवाज़ उठी। हमारे देश की जनता ने इनकी रक्षा करने के लिए आवाज़ उठाई। अतः ब्रिटिश सरकार को मजबूर होकर के सभी आज़ाद हिंद के सैनिकों को मुक्त करना पड़ा, जिससे भारतीय जनता में आज़ाद हिंद फौज के प्रति एक अपार निष्ठा की भावना बढ़ी तथा भारत की नौसेना तथा वायुसेना को शासन के विरुद्ध विद्रोह करने की इससे प्रेरणा भी मिली। वास्तव में आज़ाद हिंद फौज ने ब्रिटिश साम्राज्य के पतन की क्रिया को और अधिक तीव्र कर दिया। इस तरह से धीरे धीरे पतन होने लगा ब्रिटिश का और हमारे सैनिकों में एक नया संचार हुआ। नौसेना और वायुसेना जो है वो भी भारत भूमि को आज़ाद करवाने के लिए तत्पर हो उठी। इस तरह से आज़ाद हिंद फौज का हमारे देश में बहुत ही महत्व है। और आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना कैसे हुई और पाकिस्तान की पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई। यानी पाकिस्तान की पृष्ठभूमि और मुस्लिम लीग दोनों के बारे में हमें इसमें जानकारी प्राप्त करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले मुस्लिम लीग के बारे में जानते हैं, कैसे स्थापना हुई मुस्लिम लीग की, किसके नेतृत्व में हुई। तो 20वीं शताब्दी के आरंभ में सांप्रदायिकता की भावना ने जोर पकड़ा। कब? 20वीं शताब्दी के आरंभ में हमारे देश में सांप्रदायवाद बहुत अधिक जोर पकड़ने लगा। मुसलमानों का एक वर्ग कांग्रेस को मुस्लिम विरोधी मानने लगा, यानी जो कांग्रेस थी उसे मुसलमानों का विरोधी समझने लगा एक वर्ग मुस्लिम का। अंग्रेज शासक भी कांग्रेस के आंदोलन को विद्रोह के रूप में देखने लगे। यानी पहले तो कांग्रेस का समर्थन करते थे अंग्रेज भी, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से वे कार्य करते थे, लेकिन जब वे आंदोलन करने लगे तो आंदोलनों को विद्रोह के रूप में देखने लगी अंग्रेजी सरकार। इसलिए वे कांग्रेस की एक प्रतिद्वंदी संस्था की निर्माण करना चाहते थे। वे यही आपस में लड़ाना चाहते थे कि कांग्रेस और एक और ऐसी संस्था बने जो आपस में लड़ते रहे, उलझते रहे और हम हुकूमत चलाते रहें। तो ब्रिटिश सरकार के संकेतों को देखते हुए मुसलमानों का एक शिष्टमंडल अक्टूबर 1906 को, कब? अक्टूबर 1906 को, किसके नेतृत्व में? आगा खां नाम के व्यक्ति के नेतृत्व में भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो, मार्ले मिंटो नाम था इसका पूरा, लॉर्ड मिंटो जो है उससे मिला और उसको एक मांग पत्र उन्होंने प्रस्तुत किया। मांग पत्र में क्या लिखा था? मांग पत्र जो था उसमें मुस्लिमों के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई थी। उस कुछ मांगे मुस्लिम युवकों के लिए उन्होंने रखी थी उस वक्त कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा की जाए जहां से केवल मुसलमान ही चुनाव लड़ सके। विधानमंडल और विधानसभा में मुसलमानों को ज़्यादा स्थान प्रदान किया जाए। सरकारी नौकरियों और विश्वविद्यालयों की स्थापना में रियायतें दी जाए। गवर्नर जनरल की परिषद में मुसलमान के एक प्रतिनिधि को नियुक्त करने का आग्रह आगा खां के द्वारा मार्ले मिंटो से किया गया 1906 में। ठीक है, प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो अक्टूबर 1906 में हुई। किसके नेतृत्व में हुई? तो आगा खां के नेतृत्व में हुई। आगा खां अपने शिष्टमंडल के साथ किस वायसराय से मिला? तो लॉर्ड मिंटो से मिला। वो किससे मिला? लॉर्ड मिंटो से। ये सब याद रखना है अपने को। ठीक है, अंततः लॉर्ड मिंटो भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता का जनक बना, यानी जो वो चाहता था वैसा हो गया भारत में। इस प्रकार अंग्रेज सरकार से प्रोत्साहन प्राप्त करके आगा खां तथा अन्य मुस्लिम नेताओं ने, अंग्रेज सरकार का समर्थन प्राप्त हो गया उनको, तो उन्होंने 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना विधिवत तरीके से कर दी। अक्टूबर में मिले और जब उनका सहयोग प्राप्त हो गया तो दिसंबर 1906 में विधिवत तरीके से उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। और जो 1907 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ तो लीग ने
अपना खुद का संविधान लागू कर दिया उसने। 1907 के लखनऊ अधिवेशन में लीग ने अपना खुद का संविधान वहाँ पर लागू कर दिया। ठीक है, अब मुस्लिम लीग के उद्देश्य, किन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इसकी स्थापना की गई थी, यह हमें जानना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए जानते हैं। भारतीय मुसलमानों में, भारत में रहने वाले मुसलमानों में ब्रिटिश राज के प्रति भक्ति भावना उत्पन्न करना पहला उद्देश्य था कि जितने भी मुसलमान भारत में रहते हैं वे भक्तिपूर्वक अंग्रेजों की बातें माने, जिससे उनको फ़ायदा पहुंचेगा। अगली जो बात थी वह यह थी, ब्रिटिश शासन के समक्ष मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए मांग करना। यानी ब्रिटिश शासन से ये मांग करेगा मुस्लिम लीग कि मुसलमानों को राजनीतिक अधिकार दिए जाए और उनके हितों की रक्षा की जाए। दूसरा उद्देश्य ये था मुस्लिम लीग का। तीसरा मुस्लिम लीग का जो उद्देश्य था वो था लीग के उद्देश्यों को हानि पहुंचाए बिना मुसलमानों और अन्य जातियों में यथासंभव मेल जोल रखना। यानी लीग के जो उद्देश्य है उनको हानि नहीं पहुंचना चाहिए और उनको हानि नहीं पहुंचे ऐसे दूसरी जातियों से भी मेल जोल रखो। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि दूसरी जाति से मेल जोल बढ़ाने से हमारे लीग के जो उद्देश्य हैं उनको हानि पहुंच रही है तो फिर नहीं रखना उनसे। लीग के उद्देश्यों से स्पष्ट होता है कि वह एक सांप्रदायिक संस्था थी, अतः राष्ट्रवादी मुसलमानों ने लीग की स्थापना का विरोध किया और वे कांग्रेस में ही बने रहे। लेकिन उस वक्त भी जो अपने राष्ट्र को चाहते थे, अपने देश को चाहते थे, ऐसे मुसलमान कांग्रेस के साथ बने रहे और मुस्लिम लीग का उन्होंने पुरजोर विरोध किया, क्योंकि मुस्लिम लीग जो है वह केवल मुसलमान की हितैषी थी, देश की हितैषी नहीं थी। ये भावना उनके मन में आ गई थी, इसलिए वे कांग्रेस में ही बने रहे और मुस्लिम लीग का उन्होंने पुरजोर विरोध भी किया। ठीक है, लीग द्वारा पाकिस्तान निर्माण की पृष्ठभूमि, ये प्रश्न था कि कैसे तैयार की गई उसके द्वारा पाकिस्तान बनने की पृष्ठभूमि। तो लीग द्वारा निर्माण की पृष्ठभूमि हम जान लेते हैं। मुस्लिम नेताओं के मन में पाकिस्तान की स्थापना का विचार अचानक उत्पन्न नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि अचानक ही उत्पन्न हो गया कि पाकिस्तान अलग बनाएंगे। धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें हुई, ये धीरे धीरे विकसित हुआ। 1930 में, कब? 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने सर्व इस्लाम की भावना से प्रेरित होकर पाकिस्तान की स्थापना के विचार को प्रस्तुत किया। ये वही इकबाल है जिसने सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी यह गुलसिता हमारा, ये गाया है। लेकिन उसने ही धोखा किया भारत के साथ बाद में और सर्व इस्लाम की भावना से प्रेरित होकर के पाकिस्तान की स्थापना पर विचार करने को प्रस्तुत किया उसने 1930 में जब इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ। तो अंग्रेजी विश्वकोश के अनुसार पाकिस्तान की सबसे पहली परिकल्पना किसने की? एक पंजाब में रहने वाले मुसलमान ने, जिसका नाम था रहमत अली। क्या नाम था उसका? रहमत अली। उसके दिमाग में उपजी और मोहम्मद इकबाल ने उसको प्रेरणा दी। पूर्व में राष्ट्रवादी मुसलमान रहे मोहम्मद अली जिन्ना भी अंतर सांप्रदायिक बन गए। पहले जो मोहम्मद अली जिन्ना थे ये कांग्रेस के सदस्य थे, लेकिन बाद में उनको भी उसमें फ़ायदा लगा और वे भी सांप्रदायिक बन गए और मुस्लिम लीग से जुड़ गए। अक्टूबर 1938 में उन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग की कि 2 राष्ट्र बनने चाहिए। 1938 में मांग रखी मोहम्मद अली जिन्ना ने। 1941 में मुस्लिम लीग ने मद्रास अधिवेशन में पाकिस्तान के निर्माण को अपना मुख्य लक्ष्य बना लिया। जब 1941 में मद्रास में उनका अधिवेशन हुआ मुस्लिम लीग का, तो अपना लक्ष्य बना लिया उनने। भारत से कोई मतलब नहीं रहा उनको कि पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र होना चाहिए। और 1942 में ही हमारे देश में क्रिप्स मिशन है वो आया और उसने इस कार्य में आग में घी का काम किया और पाकिस्तान की मांग को और ज़्यादा प्रोत्साहन दिया हमारे यहाँ। अंततः भारत का विभाजन करना पड़ा और आम नागरिकों में दंगे ना भड़के, इन कारण से कांग्रेस को भी अपनी सहमति देनी पड़ी कि ठीक है, अगर देश में शांति की स्थापना होती है, अंग्रेज भारत छोड़कर जाते हैं, तो 2 राष्ट्र के सिद्धांत को हम मंजूरी देते हैं। इस तरह से 1947 में 14 अगस्त को पाकिस्तान अलग कर दिया गया और 15 अगस्त को अंग्रेज हमारे देश को छोड़ करके चले गए। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है
किन परिस्थितियों में भारत का विभाजन किया गया और कांग्रेस ने भारत विभाजन क्यों स्वीकार किया? पहले परिस्थितियां जानते हैं और फिर कांग्रेस ने क्यों स्वीकार किया। ये लॉर्ड माउंटबेटन की जो योजना है वो क्या है, ये हम जानते हैं अभी। तो 23 मार्च 1947 की बात है। कब? 23 मार्च 1947 को लॉर्ड वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को नया गवर्नर बनकर के भारत में भेजा गया। इसके पहले लॉर्ड वेवेल हमारे देश का गवर्नर था, लेकिन 23 मार्च 1947 को यहाँ पर किसे भेजा गया? लॉर्ड माउंटबेटन को, जो अंतिम गवर्नर भी था। प्रश्न आता है कि अंतिम अंग्रेजी गवर्नर कौन था हमारे यहाँ, तो लॉर्ड माउंटबेटन। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें पूर्ण अधिकार देकर भेजा जिससे वे कैबिनेट योजना के अनुसार गठित संविधान सभा के माध्यम से भारतीयों को शासन सत्ता